चलो क्लास स्टार्ट हो रही है। आवाज आ रही है? क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो हम ये कर रहे थे एग्जांपल। वो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोबारा। तो एरे डब्ल्यू वेरिएबल है और वर्ड टाइप का वेरिएबल है। इसमें 1000, 2000, 3000, तो ये तीन वैल्यूज जो है वो उसके अंदर रखी हुई है। और ये हमने देखा था ESI। अब इसके अंदर हमने इंडेक्स के जरिए से जो है वैल्यूज को एक्सेस कर रहा है। तो इसके अंदर आपने पहले वैल्यू पे 0 रखा हुआ है। हमने दिखाया था जीरो के जरिए से पहली वैल्यू आपने एक्सेस की। इसको दोनों तरीकों से लिख सकते हैं आप। पहले तो आपने 0 मूव करा ESI में, और AX मूव AX कॉमा ए डब्ल्यू प्लस ESI। तो ए डब्ल्यू प्लस 0, जीरो का मतलब क्या हो गया? ए डब्ल्यू के ऊपर रखी हुई जीरो इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू, जीरो इंडेक्स पे रखा हुआ है 1000। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है प्लस के साथ, या ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये भी सही है। ये ऑल्टरनेट फॉर्मेट है। दोनों तरीकों से होगा क्या कि 1000 जो एक्चुअली मूव कर जाएगा एक रजिस्टर के अंदर। फिर किया ऐड ESI2। पहले ESI में क्या था? पहले ESI में 0 था, 0 में 2 को इजाफा किया, 2 को ऐड किया, तो ESI में क्या आ जाएगा? 2। ठीक है। तो फिर आपने लिखा मूव AX एरे डब्ल्यू प्लस 2। एरे डब्ल्यू प्लस 2 का मतलब क्या हो जाएगा? अगली वैल्यू, क्योंकि जाहिर है 2 बाइट के बाद ही अगली वैल्यू है। डेटा टाइप क्या वर्ड है ना, तो 2 बाइट के बाद ही अगली वैल्यू होगी। तो 2000 अगर आप इस पे जाना है तो +2 करना पड़ेगा, तो +2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके लिए आपने +2 कर दिया यहाँ, और सर इस वैल्यू पे आ गए। इस तरह से आगे यहाँ चलेंगे। जी, सर यहाँ पे ऐड ईएसआई भी करने पे ये वैल्यू ऐड नहीं करेगा, एड्रेस कैसे ऐड करेगा सर? एड्रेस थोड़ी कर रहा, वैल्यू कर रहा है। यहाँ पे हमने वैल्यू रखवाई है, यहाँ पर हम एड्रेस के बगैर काम कर रहे हैं ना। इस यस मरतबा सर, तो ESI ये के अंदर, वैल्यू इस मरतबा बताइए ESI सर। में एड्रेस नहीं है, इस मरतबा ESI में वैल्यू है। यस हमने सर, कहीं भी तो ऑफसेट का लफ्ज यूज नहीं किया है। यस सर, तो फिर ये जब ऐड ईएसआई करेगा तो हमारे पास फर्स्ट जो है यहाँ पे पहला ए एक्स के अंदर 1000 आया क्या है हमारे पास? पहले ESI में 0 था ना। सर पहले ESI में क्या था? 0। 0 ऐड करोगे ESI में 2, तो अब ESI में क्या आ जाएगा? 0 + 2 क्या होगा? 2 2 हो 2 गया। आ जाएगा सर। 2 आ जाएगा। 2 लिखने के बाद जब आप ऐसे लिख रहे हो ना, एरे डब्ल्यू प्लस टू, एरे डब्ल्यू प्लस टू का मतलब क्या है? एरे डब्ल्यू के अंदर +2 का मतलब है 2 बाइट छोड़ने के बाद ये +2 यहाँ आ जाओगे, तो ओके तो 2000 आ जाएगा AX में। 2000 जो है ऐड हो जाएगा AX पे। AX के अंदर पहले रखा हुआ था 1000,
और अब इस तरह करने से 1000 के अंदर 2000 मजीद ऐड हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा। ऑलराइट। फिर अच्छा आप ठीक, दोबारा काफी। दोबारा आप लिखोगे ऐड अगली वैल्यू को भी ऐड कराना, तो क्या लिखोगे, ऐड एक्स कॉमा, पहले पहले क्या लिखोगे, मूव, पहले आप लिखोगे फिर ऐड, सॉरी ऐड ईएसआई में क्या ऐड कराओगे दोबारा से, 2, तो तो ईएसआई की वैल्यू पहले 2 थी, अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर आप दोबारा लिखोगे ऐड एक्स एरे डब्ल्यू प्लस ईएसआई, तो फिर इस वैल्यू पे आ जाओगे आप, फिर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो होगा क्या नतीजे में, तीनों वैल्यूज एरे की ऐड होके एक्स में आ जाएंगी। यस सर। तो इसको इसलिए दिखाया गया है कि आप इसके अंदर और पिछले प्रोग्राम में क्या फर्क था, पिछले प्रोग्राम में हम जो है ना वो ऑफसेट के जरिए गए थे, एड्रेस के जरिए, और ईएसआई के अंदर 2 का इजाफा कर रहे थे, तो एक्चुअली वो एड्रेस के अंदर 2 का जो एड्रेस था मौजूदा उसके अंदर 2 का इजाफा हो रहा था। इसमें उसके अंदर भी 2 के इजाफे से आप अगली वैल्यू पे आ रहे थे, लेकिन उसमें 2 का इजाफा आप एड्रेस पे कर रहे थे। इस मर्तबा जो है आप 2 का इजाफा जो कर रहे हो वो एड्रेस पे नहीं कर रहे बल्कि वैल्यू पे कर रहे हो। ये वैल्यू रखी है 0, एड्रेस नहीं है ये, ठीक है। अब 2 का इजाफा वैल्यू में हो रहा है, एड्रेस के अंदर इजाफा नहीं हो रहा है, वैल्यू में इजाफा हो रहा है। और वैल्यू में इजाफा करने के बाद आप ऐसे लिख रहे हो एरे डब्ल्यू ब्रैकेट में ये शायद, तो अब वो एक्चुअली वो 2 बाइट आगे चला जाएगा और अगली वैल्यू पे जंप कर जाएगा। दोनों प्रोग्रामों में फर्क सिर्फ एड्रेस का है। पिछले प्रोग्राम में एड्रेस यूज किया था अगली वैल्यू पे जंप कराने के लिए, इस प्रोग्राम के अंदर इंडेक्स के जरिए से काम ये किया गया, यानी कि वैल्यू को ऐड करवा के उसके जरिए जंप करवाया गया है, एड्रेस के जरिए जंप नहीं करवाया गया। तो इसको कहते हैं इंडेक्स ऑपरेंड्स। ठीक है, क्लियर है स्लाइड ये? यस सर। अच्छा, इसको अगर इसी प्रोग्राम को अगर हमें डबल वर्ड में करना तो क्या करेंगे, ये एरे अभी वर्ड पे था रजिस्टर ना, चेंज करेंगे सर। डबल वर्ड, हाँ रजिस्टर चेंज कर देंगे। आप यहाँ एक्स था तो आप ई एक्स कर दोगे जाहिर है, और यस +2 की सर। जगह आप क्या करोगे, 4 सर। +4 कर दोगे, या फिर आप टाइप एरे डब्ल्यू कर लिख दो तब भी सही है, तब वो खुद ही 4 यस पिक कर लेगा। यस सर। अच्छा, यहाँ पॉइंटर्स की एग्जांपल देख लेते हैं। पॉइंटर्स मतलब ये कि एड्रेस मूव कराने का तरीका यहाँ पर दिखाया गया है। तो यू कैन डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल दैट कंटेन्स द ऑफसेट ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल आप बना लो, वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर लेगा, जैसे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे लिखा है डॉट डेटा पे आपने लिखा एरे डब्ल्यू, ये वेरिएबल है वर्ड टाइप का, उसके अंदर वही 1000 2000 3000 आपने रखा है। पीटीआर डब्ल्यू एक अलग एक और वेरिएबल बनाया आपने, और ये वेरिएबल जो है वो डी वर्ड टाइप का है, और इसके अंदर आपने क्या रखवाया है, एरे डब्ल्यू। एरे डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ कि एरे डब्ल्यू का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, एरे डब्ल्यू का जो स्टार्टिंग वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पर जाहिर है यही है, लेकिन इसका जो है इस तरीके से लिखने से ना वो उसका एक्चुअली इस तरह से अगर आप डिक्लेयर करोगे ना, तो इस तरह डिक्लेयर करने से एक्चुअली वो इसका एड्रेस उठा लेगा, स्टार्टिंग वैल्यू का जो एड्रेस है वो एड्रेस उठा के पीटीआर डब्ल्यू लिख देगा। यानी कि इसके अंदर आपने ऑफसेट नहीं लिखा। इस तरह के अगर पॉइंटर वेरिएबल बनाना है अगर आपने, वैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो यहाँ, अगर आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाना है जो वेरिएबल किसी एरे वेरिएबल को रेफर करेगा, उसको हम कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। उसके अंदर ऑफसेट लिखने की जरूरत, मतलब ऑफसेट लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बगैर ऑफसेट के लिखे काम किया है, इसको लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, पीटीआर डीवर्ड ऑफसेट एरे डब्ल्यू, यानी एरे डब्ल्यू का एड्रेस, एरे डब्ल्यू का एड्रेस उठा के कहाँ रख दो, पीटीआर डब्ल्यू में। तो यहाँ पर पीटीआर डब्ल्यू के अंदर स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ एरे आ जाएगा। ऑफसेट लिखना चाहो लिखो, नया भी लिखना चाहो नहीं नहीं लिखो। अगर इस तरह अगर किसी एरे को किसी पॉइंटर वेरिएबल में अगर एड्रेस रखवाना है तो बगैर ऑफसेट लिखे भी करवा सकते हो, ऑफसेट लिख के भी करवा सकते हो, दोनों तरीके सही है। तो अब पीटीआर डब्ल्यू में एक्चुअली क्या आ गया, पीटीआर डब्ल्यू के अंदर आ गया एरे डब्ल्यू का स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है। अब आपने लिखा हुआ यहाँ पर डॉट कोड में गया, डॉट कोड में जाकर लिखा आपने मूव ईएसआई पीटीआर डब्ल्यू, तो पीटीआर डब्ल्यू में जाहिर है एड्रेस ही था। जब एड्रेस था तो वो एड्रेस कहाँ आ गया, ईएसआई में। और मूव एक्स ईएसआई, या इस तरह से भी लिख सकते हो कि अब यहाँ पे क्या किया, अब एक्स के अंदर क्या मूव करा दी, ईएसआई पे रखी हुई वैल्यू,
ESI में रखी हुई कौन सी वैल्यू है, जो एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू है वो है 1000, तो 1000 आ जाएगा AX। देखो जब भी ब्रैकेट के अंदर लिखोगे ना तो वैल्यू उठेगी, इसकी वैल्यू ESI की उठ के आएगी। अगर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, बगैर ब्रैकेट के लिखोगे तो फिर वो एड्रेस उठाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट ब्रैकेट में एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू पिक होगी, यानी कि 1000 पिक होगा, और वो एक्चुअली मूव कर जाएगा AX रजिस्टर के अंदर। तो ये पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, इसमें एक बात और आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर डी वर्ड रखना जरूरी था। क्यों जरूरी था? कोई भी एड्रेस होता है ना, एड्रेस एड्रेस हमेशा जो होता है, वो एड्रेस जो होता है ना कोई भी, वो हमेशा 4 बाइट पे होता है, 4 बाइट पे होता है हमेशा। इसलिए यहाँ पर डेटा टाइप क्या रखी है, डी वर्ड। डी वर्ड इसलिए रखी है डेटा टाइप क्योंकि एरे डब्ल्यू का एड्रेस उठ के आएगा, एरे डब्ल्यू का एड्रेस उठ के पीटीआर डब्ल्यू में आ रहा है ना, तो एरे डब्ल्यू का जो एड्रेस होगा वो 4 बाइट पे होगा, इसलिए यहाँ पर डी वर्ड डेटा टाइप रखी है। अगर मैं यहाँ पर वर्ड रखता तो एरर आता। एरर क्यों आता? क्योंकि एरे डब्ल्यू जहाँ रखा हुआ है वो एड्रेस जो है 4 बाइट का, ये एड्रेस 4 बाइट का है जहाँ रखा हुआ है, तो 4 बाइट की वैल्यू जो है वो 2 बाइट में नहीं आ सकती अगर मैं डेटा टाइप यहाँ पर वर्ड रखता। इसलिए याद रखें, जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हो, पॉइंटर वेरिएबल जब भी बना रहे हो, उसके अंदर हमेशा डेटा टाइप आपने डी वर्ड रखनी है, क्योंकि जो एड्रेस आएगा वो 4 बाइट से कम पे आ नहीं सकता। क्लियर है ये बात? अच्छा, जंप एंड लूप इंस्ट्रक्शंस। जंप इंस्ट्रक्शंस और लूप इंस्ट्रक्शन जो है ना वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसकी डिमोन्स्ट्रेशन। ये आपने किया है लैब में, जंप और लूप? नहीं सर अभी स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ। एरे एरे किया, एरे पे काम शुरू किया लैब में? नहीं सर एरे पे भी नहीं आया। एरे पे नहीं आया कि एरे के अंदर अगली वैल्यू पे कैसे मूव कराना है, या नहीं तो? सर अभी एरे पे नहीं आया। अच्छा, अभी क्या कर रहा है लैब में? सर अभी तक मल्टीप्लाई डिवीजन वही हो रहा है। वो तो हम कर चुके थे ना पहले काफी, वो तो जी जी मल्टी जी जी। हाइमल वगैरह वो तो पुरानी थी। एरे वगैरह शुरू जाना चाहिए था, एरे के आगे भी चीजें। अच्छा जी, जंप इंस्ट्रक्शन, लूप इंस्ट्रक्शन, लूप की एग्जांपल, समिंग एन इंटीजर एरे, पॉपिंग का स्ट्रिंग। यहाँ पर इसके हम इसकी डिमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। जंप इंस्ट्रक्शन, जंप के अंदर जो है वो अनकंडीशनल जंप टू आर लेबल डेट इज यूजुअली विद इन द सेम प्रोसीजर। देखो जंप इंस्ट्रक्शन में करते क्या है, ये आपको देखो आप इस तरह से लूप बना सकते हो, आप अपना लूप बना सकते हो असेंबली के अंदर, बगैर जो है ना वो अरवाइन का रेडीमेड फोर भी है, ये यूज किया कि आपने डॉट फोर डॉट एफ डॉट डॉट फोर यूज किया है, फोर लूप इरवाइन का। फोर लूप होता है या डॉट वाइल होता है, वाइल लूप इरवाइन का यूज किया है लैब में, डॉट वाइल डॉट फोर। नहीं किया, ठीक है। तो महाराज ये छठे चैप्टर में आएगा हमारे पास, लेकिन लैब में ये पहले करा देते हैं स्टूडेंट्स को।
तो आ, इसको भी देख लेते हैं। जंप हुआ है, जंप देखो, जंप में क्या करवाते हैं, जंप करते हैं टॉप, जंप टॉप कराएंगे तो यहाँ पर वापस आ जाएगा, फिर इंस्ट्रक्शन चलना शुरू हो जाएगी। फिर जंप टॉप करेगा, फिर यहाँ वापस आ जाएगा, फिर इंस्ट्रक्शन चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जंप जंप जो है जंप करवा के किसी लेवल के ऊपर, टारगेट का मतलब कोई लेवल, लेवल डिफाइन किया है टॉप का, यहाँ पर लेवल डिफाइन किया है, तो बार बार यहाँ पर जंप होगा। और लॉजिक क्या होती है कि जो अगले इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है EIP, अगली इंस्ट्रक्शन जो एड्रेस जो है, जैसे जंप लिखा हुआ था ना, जंप लिख के जो भी वेरिएबल का नाम बताते हो, उसका एड्रेस जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में चला जाता है EIP रजिस्टर के पास, कि अगली इंस्ट्रक्शन वही एग्जीक्यूट होती है, तो जंप के फौरन बाद लिखी गई है जो लेवल बताया गया, अगली इंस्ट्रक्शन जो है वही एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरीके से जो है ना वो ये जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो काम करती है। तो ये तो था लोकल, अगर आपने जंपिंग करवानी है लोकली, क्या मतलब कि अगर आपने विद इन द एक ही प्रोसीजर, एक ही फंक्शन के अंदर रहते हुए अगर आपने जंप कराना है। अभी फंक्शन फंक्शन असल में प्रोसीजर अपना, हमारा अगला अगला जो है चैप्टर है प्रोसीजर, जिसके अंदर सारे फंक्शन वगैरह हम सीखेंगे। लेकिन अगर आपने विद इन द फंक्शन कराना है तो आप इस तरीके से लेवल के बाद एक कॉलन लगा दो, तो आप विद इन द फंक्शन जो है वो जंप करवा सकते हो विद इन द प्रोसीजर। लेकिन आप चाह रहे हो कि एक अपने प्रोसीजर से निकल के जो प्रोसीजर के बाहर अगर आपका कोई लेबल डिफाइन हुआ हुआ है उस पर जंप करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फिर जंप टॉप लिखने के बाद दो कॉलन लगाने पड़ेंगे, दो कॉलन, तो वो क्या बन जाएगा, ग्लोबल लेबल बन जाएगा वो। यानी कि उस सूरत के अंदर आप फिर ऐसे लिखोगे, टॉप, टॉप लिख के फिर आप जो है ना डबल कॉलन लगा दोगे, अब ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। ठीक है, फिर आप जंप टॉप करवा दो। इसका फायदा क्या होगा कि अगर ये आपके जो प्रोसीजर बनाया है, जो कोई फंक्शन बनाया है, फंक्शन से बाहर भी अगर ये डिक्लेयर हुआ हुआ है, वहां पर भी जंप कर जाएगा अगर इसके आगे दो कॉलन लगे हुए हैं। लेकिन अगर इसके आगे सिर्फ सिंगल कॉलन लगा हुआ है तो ये सिर्फ फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर ही यूज हो सकता है, प्रोसीजर से बाहर अगर ये लेबल बना हुआ है तो ये फिर वहां पर जंप नहीं करवा सकेगा, सिर्फ प्रोसीजर के अंदर ही जंप करवा सकेगा। तो ये इसको लोकल लेबल कहते हैं, इसको ग्लोबल लेबल कहते हैं। आगे इसकी डिमोन्स्ट्रेशन भी आएगी। अच्छा, लूप जो चलता है ना, लूपिंग के लिए एक स्पेशल रजिस्टर है, वो कौन सा रजिस्टर है, ECX। ECX रजिस्टर जो है वो यूज होता है लूप लूप के लिए, लूपिंग को हैंडल करने के लिए ECX रजिस्टर। ठीक है, तो ECX रजिस्टर का काम क्या है, ECX रजिस्टर का यही काम है कि जो है वो एक के बाद अगली वैल्यू, मतलब इसी रजिस्टर में कोई वैल्यू रख दोगे आप, उतनी मरतबा लूप चलेगा। अगर ECX में 4 रख दिया, 4 मरतबा लूप चलेगा। ECX में 10 रख दिया, 10 मरतबा लूप चलेगा। यानी जितनी मरतबा आप लूप चलवाना चाह रहे हो वो वैल्यू आप ECX में रख दोगे तो उतनी मरतबा जो है वो लूप चलेगा। अच्छा, लूप जैसे ही लफ्ज लूप का आता है ना, लूप का लफ्ज जैसे ही आएगा तो वो लूप लफ्ज जैसे ही आएगा वो एक का डिक्रीमेंट कर देगा, ECX में से एक वैल्यू माइनस कर देगा। जैसे ECX में आपने रखवाया फॉर एग्जांपल 4, ECX में आपने 4 रखवाया, आपने लिखा मूव ECX, 4। ठीक है, तो क्या होगा कि 4 मूव कर जाएगा ECX में। अब आपने नीचे जाके कहीं भी लफ्ज आया लूप का, जैसे ही लफ्ज लूप का आएगा ना तो वो ECX में रखी हुई वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा। 4 था, अब 4 की बजाय ECX में क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। ठीक है, लूप करके कहीं भी जब वो जंप कर जाएगा वो किसी भी लेवल पे, दोबारा जब यहाँ पहुंचेगा दोबारा लूप का लफ्ज टकराएगा, फिर ये 3 से दोबारा एक का डिक्रीमेंट करेगा, इस ECX की वैल्यू माइनस होगी, अब क्या हो जाएगी, 2। फिर अगली मरतबा चलेगा, लूप का लफ्ज टकराएगा, ECX की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी कि हर मरतबा एक का डिक्रीमेंट होता रहेगा जितनी मरतबा लूप का लफ्ज आप यूज करो, जो जितनी मरतबा लूप जो है वो उसको टकराता रहेगा एक्सेसिंग के दौरान। जब वो ECX फिर अगली मरतबा जब चलेगा तो जाहिर है 1 में से 0 1 माइनस करेगा तो क्या बच जाएगा, 0।
जब ECX की वैल्यू 0 आ जाएगी तो फिर लूप से बाहर आएगा। लूप से जब भी बाहर आएगा जब ECX की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो लूप से सिर्फ उसी सूरत के अंदर बाहर आ सकता है जब ECX की वैल्यू 0 हो जाए, अदरवाइज वो लूप के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो ये मतलब था काम इसके अंदर कि ये लोग आपने खुद से -1 नहीं करना, आपने काम खुद से माइनस नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होता है। ECX में से -1 खुद ही नहीं करना आपने, ये खुद ही डिक्रीमेंट होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये आपने डिक्रीमेंट नहीं करना होता, भाई ये बात याद रखना। लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर खुद ही ECX में से -1 करवा रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना कभी भी काम। ECX में से आप खुद माइनस नहीं करवाना, ये ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होगा जितनी मरतबा लूप का लफ्ज जो है वो उसको नजर आएगा ऑपरेशन के दरमियान। बार बार जब लूप का लफ्ज जो है वो टकराएगा, उसी उसके टकराने से ही ये ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देखो, इसको एग्जांपल यहाँ पर जैसे समझ लो, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ECX यूज किया है आपने लैब में? ECX रजिस्टर लैब में यूज किया है? ECX का तो आपने लैब में यूज किया है? ECX को इस्तेमाल किया है? ECX में कुछ भी वैल्यू मूव कराई है ECX में सर? ECX में? हाँ, जी जी सर, एडिशन ऐसे करवाइए। सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया है इसको। नहीं लूप चलाया है ECX के जरिए? नहीं नहीं सर, सर, नहीं। लूप अब तक नहीं किया। लूप नहीं किया, सही है। देखो इसमें आपको समझ में आएगा, ये प्रोग्राम देखें आप और ये चला के भी देख लेना एक बार। तो अब ये करेगा क्या, देखो आप इसमें ये जो इसका वो दिखा रहा है कि मेमोरी के एड्रेसेस है, ये ऑप कोड है। ये तो आपका जो कोड लिखा हुआ है वो ये रहा सोर्स कोड। ठीक है, ये लिस्ट फाइल ओपन की हुई है। लिस्ट फाइल आपको बताया था ना, जो लिस्ट के अंदर सारी चीजें होती है, लिस्ट फाइल, ये वो ओपन की हुई है लिस्ट फाइल। तो बहरहाल यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने पहले लिखा मूव AX 0, तो AX में क्या आ गया, 0 आ गया, AX रजिस्टर के अंदर 0 आ गया। मूव ECX 5, तो ECX में आप 5 मूव करवा दिया आपने। ECX में आपने 5 मूव करा दिया। जब ECX के अंदर 5 मूव हो गया तो अब ये काउंटर जो है कितनी बार चलेगा, 5 मरतबा चलेगा, क्योंकि ECX में मूव कराओ, ECX में मूव कराओ या CX में मूव कराओ या CL में मूव कराओ, एक ही बात है, सबके अंदर लूप चल जाएगा, क्योंकि ECX का पार्ट ही है CX। एक्चुअली ECX का पार्ट ही है CX और CX का पार्ट ही है एक्चुअली CL। तो जितनी मरतबा भी आप लूप चलाओगे लूप चलेगा। तो मूव AX 0, ECX में आपने 5 मूव करा दिया, 5 वैल्यू ECX में आ जाएगी। अब आपने लिखा नीचे जाके L1 पे, L1 आपका लेबल है, लेबल लगाया आपने L1 के नाम से, कोई भी नाम रख सकते हो। फिर आपने लिखा ऐड AX, CX। AX में शुरू में क्या रखवाया था, 0, AX में 0 था। CX में क्या वैल्यू रखी है, कौन बताएगा CX में क्या वैल्यू रखी है? AX, 0 है ना, CX में क्या वैल्यू रखी है, 5। सही बताया था ये हमने, 5। देखो ECX में अगर 5 रखा है तो CX में भी 5 ही होगा ना, 5 तो छोटी वैल्यू है, ज़ाहिर पहले बाइट में ही होगी। तो ECX में आपने 5 रखवाया है तो CX में भी 5 ही होगा। ठीक है, क्योंकि CX जो है वो पार्ट है ECX का, तो CX में भी 5 ही होगा। तो आपने लिखा ऐड AX, CX,
तो 5 यहाँ पर था, 5 यहाँ पर ऐड हो जाएगा एक्स के साथ। 8 में पहले क्या रखा था, 0, 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो फिर आ गया लूप L1। तो एक्स के अंदर आ गई वैल्यू, क्या आ गई, 5 वैल्यू आ गई, एक्स में आ गया 5। L1 पे लूप कर गया तो L1 दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा। अब ये लूप का लफ्ज टकराया, लूप का जैसे ही लफ्ज टकराया, जो वैल्यू रखी थी ACX में वो डिक्रीमेंट हो जाएगी। पहले ACX में क्या रखा था, 5, अब ACX में क्या हो जाएगा, 4, खुद ही हो जाएगा। जैसे ही लूप का लफ्ज टकराएगा ये ऑटो डिक्रीमेंट करेगा 1 का। अब 4 आ गया, ठीक है। अब क्या, ऐड AX, CX, CX में अब क्या आ गया है, 4 आ गया है, क्योंकि ACX में 4 आ गया है, CX में भी 4 आ गया। तो 4 को ऐड करेगा एक्स के साथ। एक्स में पहले क्या मौजूद था, 5 मौजूद था, 5 के साथ 4 ऐड हो जाएगा, तो जवाब आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये 4 भी ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा से नीचे आएगा, लिखा हुआ है लूप L1। लूप L1 दोबारा लूप का लफ्ज टकराया, लूप का लफ्ज टकराया दोबारा। फिर ये इसी एक्स में क्या, पहले 4 थी, अब क्या हो जाएगी, 3, 1 का डिक्रीमेंट हो गया, दोबारा यहाँ आ गया। अब ऐड AX, CX, CX में वही 3 रखा हुआ है, तो 3 जो है एक्चुअली वो ऐड हो जाएगा एक्स के साथ। एक्स में पहले 9 था, 5 और 4 9 था, अब 3 जो ऐड होगा तो 10 11 12 हो जाएगा। ठीक है, एक्स के अंदर 12 वैल्यू आ जाएगी, ये 3 अब ऐड हो चुका है। फिर नीचे आएगा दोबारा लूप L1। जैसे दोबारा लूप का लफ्ज टकराया, लूप का लफ्ज टकराया, अब पहले इसी एक्स में 3 वैल्यू थी, अब क्या हो जाएगी, 2। ये ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होगा 1 का। दोबारा यहाँ आएगा तो यहाँ पर 12, अब जो है वो CX के अंदर 2 था, पहले वैल्यू 12 रखी थी, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, 14 आ जाएगा एक्स के अंदर। ठीक है, एक्स के अंदर 14 आ गया, यानी कि ये 2 भी ऐड हो गया, एक्स के अंदर 14 आ गया। और नीचे दोबारा लिखा हुआ है लूप L1। जब L1 का लूप चलेगा दोबारा तो फिर क्या होगा, ये 2 जो है डिक्रीमेंट होगा, 2 से क्या हो जाएगा, 1। फिर दोबारा यहाँ आएगा और फिर मूव करेगा CX के अंदर। CX के अंदर इस वक्त जो है 1 रखा हुआ है, तो पहले वैल्यू 14 थी, 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, एक्स में 15 आ जाएगा। फिर दोबारा लूप L1 टकराया, लूप L1 टकराया तो अब पहले 1 था, अब क्या हो जाएगा, ECS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो दोबारा यहाँ आएगा, अब ECS की वैल्यू 0 हो गई। जब ECS की वैल्यू 0 हो गई उस वक्त ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और एक्स में क्या आ गया वैल्यू, एक्स में क्या वैल्यू आ गई, 15। तो इसने एक्चुअली करा क्या कि एक लूप चलाया और 5 4 3 2 1 सबको जमा करके एक्स में रख दिया। उसमें आपने ये देख लिया कि जितनी मरतबा लूप का लफ्ज आया, जितनी मरतबा लूप चला, जाहिर है लूप का लफ्ज आने पे लूप चल रहा है, जितनी मरतबा लूप चला, जितनी मरतबा लूप का लफ्ज लूप के अंदर आ रहा है बार बार, उतनी मरतबा ये ऑटो डिक्रीमेंट हो रहा है एक एक का। आप खुद से ACX में माइनस नहीं कर रहे हैं, खुद ही जो है ACX में से ये वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहा है और एक एक का डिक्रीमेंट हो रहा है। और जैसे ही ACX की वैल्यू 0 पे पहुंचती है ये लूप से बाहर आ जाता है। इस तरह से लूप चलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। तो ये आपके ना इसमें भी ऐसे ही होता है, C# वगैरह पे या जिस तरह से और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे होते हो, आप वहां पर तो फोर का लूप इस्तेमाल करते हो, फोर का लूप या वाइल का लूप, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेसर जो है एक्चुअली ECX रजिस्टर को यूज करता है। आप C# पे तो वाइल का लूप यूज कर रहे हो, फोर का लूप यूज कर रहे हो, लेकिन बैकग्राउंड में ECX रजिस्टर यूज हो रहा होता है। तो जो वैल्यू आप फोर के लूप में या वाइल के लूप में रखते हो वो वैल्यू एक्चुअली ECX रजिस्टर में चली जाती है और ECX रजिस्टर फिर वो उसी तरह से लूप चलाना शुरू करता है। और जब वैल्यू डिक्रीमेंट होते होते 0 तक आ जाती है तो वो लूप से बाहर आ जाता है। तो फोरग्राउंड के अंदर फोर का लूप आपकी आसानी के लिए, लेकिन बैकग्राउंड में वो ECX रजिस्टर को जरिए से लूपिंग करता है। प्रोसेसर लूपिंग को ऐसे ही हैंडल करता है। अब इसमें एक चीज समझने की है, वो यहाँ देखिएगा। असल में लूप की हैंडलिंग की लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पर मशीन कोड भी लिखा हुआ है, साथ साथ मशीन कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है, जिसे मूव एक्स कॉमा 0, इसका कोड क्या है, मशीन कोड 66 और B8 और 4 टाइम्स 0। ठीक है, ये इसका मशीन कोड है, मतलब 66 और B8 है, बाकी तो 0 जैसे ही लिखा है, 66 और B8। इस तरह से इसका मशीन कोड ऑप कोड ये रहा, इसका ऑप कोड ये रहा, ऑप कोड लिखा हुआ है।
जाहिर है अब अगला जो है लूप L1 के बाद जो है अगला एड्रेस कौन सा है, ई, ये वाला एड्रेस है, अगला एड्रेस ई, अगला एड्रेस ये है ई, यानी कि इंस्ट्रक्शन अब यहाँ से चलेगी अगली, लेकिन वो यहाँ पे चलती नहीं है क्योंकि लूप का लफ्ज आ गया है, लूप का लफ्ज आ गया है। तो वो करता क्या है कि वो जैसे ही लूप का लफ्ज आता है, अब देखो अगला, देखो ये कितनी बाइट ले रहा है, देखो यहाँ पर ले रहा है 2 बाइट ले रहा है, ये 1 बाइट, ये 2 बाइट, हेक्सा के है ना, ये 2 बाइट ले रहा है, 2 बाइट का लेगा तो जीरो, जीरो से 2 बाइट लोगे तो अगला वैल्यू अगली इंस्ट्रक्शन किस पे आएगी, 4 पे, ठीक है ना। तो सॉरी 4 बाइट ले रहा है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, ये 4 बाइट ले रहा है। जब 4 बाइट ले रहा है तो जीरो पे स्टार्ट हो रहा है, तो चौथी बाइट अगली जीरो, 0 1 2 3, ये 4 बाइट कंज्यूम हो जाएगी, अगली इंस्ट्रक्शन किस पे आएगी, 4 पे। 4 पे आने के बाद ये जो लिखा है आपने मूव VCX, 5, ये कितनी बाइट ले रहा है, एक, इसका ऑप कोड ये लिखा हुआ, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, B9B, ये 5, तो ये 5 बाइट ले रहा है, तो 4 5 6 7 8 ये इसमें कंज्यूम हो जाएगा। अगली इंस्ट्रक्शन किस पे आएगी, 9 पे, 9 का ऑप कोड ये लिखा 6603C1, ठीक है, तो ये कितनी बाइट हो गई, 1 2 3, तो अगली इंस्ट्रक्शन किस पे आएगी, 12 पे, क्योंकि 9 के बाद 9 10 11 इसमें कंज्यूम हो जाएगा 3, अगली इंस्ट्रक्शन 12 पे आएगी। 12 का मतलब क्या है, सी के अंदर लफ्ज की कौन सा इंस्ट्रक्शन लिखी है, लूप L1, लूप L1 का ऑप कोड क्या है, ये ऑप कोड है E2 और FB, ये कितनी बाइट हो गई, 2 बाइट, तो C और D ये 2 कंज्यूम हो जाएगी। अगली इंस्ट्रक्शन किस पे आएगी, E पे आएगी, अगली इंस्ट्रक्शन E पे आएगी, लेकिन अगली इंस्ट्रक्शन पे वो E पे आता नहीं है, क्यों E पे नहीं आता, कि लूप का लफ्ज आ गया, जैसे लूप का लफ्ज आया तो वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर जो है वो इजाफा कर, वो करता क्या है, उसकी लॉजिक ये होती है कि जो कुछ ECX में रखा हुआ है ना, ये जो 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 अगली इंस्ट्रक्शन आई है, जो जो अगली इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है, अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, ई, ठीक है, उसके अंदर वो इजाफा कर देगा किसका, उस वैल्यू का जो ECX में रखी हुई थी शुरू में, ECX में क्या रखी हुई थी शुरू में, 5, तो वो 5 का जो है इजाफा कर देगा एड्रेस ई में, ये एड्रेस ई है, और ये 5 को हम जो है 5 का जो इजाफा होगा वो 5 को हम ऐसे लिखेंगे FV, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर, जब वो 2 बाइट में लिखा जाएगा, यानी कि 5 को जो है 5 को माइनस में करेंगे, 5 को हम एड्रेस को माइनस करेंगे, इजाफा नहीं करेंगे, 5 को हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें लूप चलाना है, लूप के लिए तो वापस पीछे पलटेगा ना, जब वापस पीछे पलटेगा तो एड्रेस माइनस में जाएगा। एड्रेस कैसे माइनस में जाएगा, तो ई था, ई के अंदर जो है आप माइनस करेंगे वो वैल्यू जो ECX में रखी हुई, ECX में क्या वैल्यू रखी थी, 5, तो 5 माइनस होगा ई में से, तो 5 माइनस होगा, तो -5 को, यानी कि इसका -5 कैसे लिखोगे आप, -5 को जो है वो अगर 1 बाइट में लिखना है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो बन जाएगा FVH, 5 का 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा FVH, ठीक है, ये हेक्सा का 5 है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो 1 बाइट के अंदर तो बन जाएगा FVH, H तो जाहिर है वही है इसका रेडिक्स, FV बन जाएगा एक्चुअली, तो E के अंदर एक्चुअली आप फिर ऐड कर दोगे FV, B में आप FV ऐड कर दोगे तो दोबारा आप वहीं पहुंच जाओगे 9 पे, 9 पे दोबारा E से आप दोबारा से 5 ऐड करोगे तो दोबारा से आप 9 पे पहुंच जाओगे, यानी कि 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, ऐड तो नहीं कर रहे, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे ही होती है कि 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसको ऐड कर दिया जाता है, तो ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होती है। तो होता क्या है कि ई से आप दोबारा से वापस कहाँ चले गए, 9 पे चले गए, वहीं से जहाँ से लेबल आ गई, यहाँ पर वही लेबल है, तो इससे लॉजिक आपको ये पता चल गई होगी कि बार बार जो ये L1 पे आ रहा है ना, वो कैसे आ रहा है कि जैसे ही वो ई पे आता है, ई पे वो आते ही 5 को माइनस कर देता है और वापस यहीं पर आ जाता है। 5 को क्यों माइनस करता है, क्योंकि ECX पे आपने 5 रखवाया था, तो हर मरतबा वो 5 को माइनस करता है, जब तक कि जो है ना 5 की काउंटर पूरा नहीं आता, वो वापस यहीं पर आता रहता है, इस तरह से लूप चलता रहता है। तो ये लॉजिक है एक्चुअली बैकग्राउंड में लूप चलने की, कि वो एड्रेस के जरिए से वापस जो है वहीं जंप कर जाता है, इससे बैकग्राउंड में लूप चलता रहता है। ये क्लियर है? जीरक ने कहा कि सही है, तो इस तरीके से इसमें काम हो रहा होता है लूपिंग का। अच्छा, अब आपसे पूछा ही जा रहा है कि मतलब बता ही देता हूँ मैं आपको, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल बैकवर्ड जंप। अगर आप एक सिंगल साइन बाइट यूज कर रहे हैं, सिंगल साइन बाइट यूज कर रहे हैं, साइन बाइट के अंदर आपको पता है
सबसे नेगेटिव वैल्यू है -128 से कम नहीं दे सकते साइन बाइट में, और पॉजिटिव वैल्यू +127 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो यही कह रहा है कि जो लार्जेस्ट पॉसिबल बैकवर्ड जंप कितना हो सकता है साइन बाइट में, तो जाहिर है वो -128 हो सकता है, इससे कम आप दे नहीं सकते साइन बाइट में। और लार्जेस्ट पॉसिबल फॉरवर्ड जंप कितना हो सकता है साइन बाइट में, वो +127 है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते एक बाइट के अंदर, साइन बाइट के अंदर। अच्छा यहाँ पर देखें, ये आपके सामने प्रोग्राम लिखा हुआ है। अभी अभी आपको मैंने ECS का काउंटर देखो, मूव AX में जो है वो 6 मूव होगा, AX में क्या मूव हो जाएगा 6, और ECS में मूव हो रहा है 4, तो लूप 4 मरतबा चलेगा। तो L1 इंक्रीमेंट AX में एक का इजाफा हो रहा है, लूप L1 हो रहा है, ये चलेगा। तो आप ये बताएं आखिर में AX की वैल्यू क्या आएगी, AX रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी आखिर में, व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ AX, क्या होगी, इस कोड को देख के बताएं। अजरार ने कहा है 10 और 10, रखने का, और सही जवाब है 10 ही होगी, यहाँ पर 10 ही आ रहा है, सही जवाब है। क्योंकि एक्चुअली वो उसने यही किया है ना, लूप चला है ना, तो पहले एक्स में 6 था, शुरू में एक्स में 6 रखवाया था, तो जैसे ही अब इंक्रीमेंट एक्स किया, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। फिर लूप L1 आया, L1 लूप आया तो इसी इसमें 4 था, इसी इसमें क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट एक्स कर रहा है, फिर एक का इजाफा होगा, तो फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। फिर लूप L1 फिर एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 थी, अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर इंक्रीमेंट एक्स कर रहा है, फिर एक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ठीक है। फिर लूप L1 फिर दोबारा डिक्रीमेंट होगा, 2 से क्या हो जाएगा 1। फिर इंक्रीमेंट होगा एक्स का, फिर एक्स में क्या आ जाएगी 10। फिर लूप L1 दोबारा L1 पे होगा, तो अब दोबारा से L1 होगा, तो ECS की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब 0 हो जाएगी तो फिर अब ये नहीं चलाएगा, जब यहाँ 0 हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएगा, तो ECS में AX में जाहिर है फाइनली क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अच्छा इसमें बताएं क्या आएगा, मूव ECS, 0, ECS में आपने 0 मूव करा दिया शुरू में, ये X2 लेवल है, इंक्रीमेंट AX लूप LX2, तो ये X2 पे लूप चल रहा है और एक का इजाफा हो रहा है इंक्रीमेंट AX के साथ। तो इसके अंदर क्या है सर, ये इनफाइनाइट टाइम लूप एग्जीक्यूट करेगा ये। हाँ, ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा लूप। इनफाइनाइट टाइम क्यों चलेगा लूप, क्या वजह है? सर आप इंक्रीमेंट करवाते जा रहे हैं, हमारे पास कोई इसमें वैल्यू नहीं है उसको रोकने के। क्योंकि ECX की वैल्यू शुरू में आपने क्या कर दी 0, ECX में वैल्यू शुरू में 0 है, ठीक है, ECX की वैल्यू शुरू में 0 है। अब जैसे ही X2 इंक्रीमेंट AX करेगा, AX में शुरू में तो 1 आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, लूप X2, जैसे ही लूप X2 करेगा, लूप का लफ्ज आया तो ये डिक्रीमेंट करेगा, किसको डिक्रीमेंट करेगा 0 से, अब क्या चला जाएगा ये -1 हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीमेंट करता है ना एक का, तो -1 हो जाएगा। अब जब ये -1 हो जाएगा, ये तो 0 पे, असल में ECS लूप कहाँ खत्म होता है, लूप तो खत्म वहां होता है जब 0 पे आ जाए, ये तो आप शुरुआत ही इसकी 0 से कर रहे हो। पहली मतलब जब लूप का लफ्ज टकराएगा तो वो -1 कर देगा, और जब -1 कर देगा तो अब ये माइनस करता चला जाएगा, पे एक्स की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, -1 -2 -3 -4 -5, ये चलता जाएगा। क्योंकि आपने स्टार्ट ही 0 से करवाया है, तो आगे पहले पे ही लूप पे वो माइनस कर देगा और ये चलता जाएगा। और ये कहाँ तक चलेगा, ये यहाँ तक चलेगा। देखो 4000, ये बहुत लंबी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद फिर जो है वो साइज उसका कंप्लीट हो जाएगा। AX रजिस्टर के अंदर जो है वो इससे बड़ी वैल्यू आ नहीं सकती, तो इसलिए वो रुक जाएगा। तो वो एक्चुअली वो कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करना कि आपने लूप चलाना और आप ECX में आप 0 रखवा दो, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो लूप का लफ्ज आते ही वो माइनस में कर देगा, और माइनस का करते ही वो फिर एक तरह से इनफाइनाइट वाली बात आ जाएगी, वो फिर चलता रहेगा इसमें।